Hello everyone, how are you? First of all, congratulations for reaching here. अपना ड्रीम पूरा करने से सिर्फ छोटा सा कदम दूर हो अपनी मनचाही कंपनीज अपना मनचाहा जॉब लेने से. So I welcome you all, whosoever is watching. I welcome you all with all the good wishes and congratulations. हर एक चीज के वेलकम के साथ में. चलिए ठीक है. ओके, HR सेशंस का शुरू करते हैं ज्ञान सागर क्लासेस के साथ में, जहां पे हम समझेंगे कि एक एचआर के नजरिए से क्या क्वेश्चंस होते हैं और वो कैंडिडेट में, एक एचआर कैंडिडेट में क्या मांगते हैं, क्या वो देखते हैं. एज एन इंटरव्यूई आप कैसे अपने आप को प्रस्तुत करोगे और मैं एज एन इंटरव्यूअर आपको बताऊंगी क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, हमारे किस तरीके के आंसर्स हम सोचते हैं कि एक सीएमए फाइनलिस्ट को, एक सीएमए क्वालिफाइड को, सॉरी, कैसे प्रोफेशनल आंसर्स देने चाहिए. ठीक है, तो हम वो सारे क्वेश्चंस करेंगे, आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे, आपके जितनी भी प्रॉब्लम्स आएंगी उनको बैठ करके हम क्लियर करेंगे. प्लस हम दिक्कत दिखेंगे कि आपको कहाँ आ रही है खुद को प्रेजेंटेशन करने में. तो एक वर्ड है जिसको आपको याद रखना होगा, दैट इज impactful presentation. Impactful presentation, right? So this is what we are going to talk about. Impactful presentation. इसका मतलब समझते हैं. देखिए, इंटरव्यू में हम हमारी सर्विसेज को सेल कर रहे हैं, राइट? तो किसी भी चीज को जब हम सेल करते हैं ना, उसका रैपिंग बहुत सुंदर होना चाहिए, राइट? हम ये मानते हैं बात. अभी राखी का सीजन आने वाला है तो अलग अलग गिफ्ट हैम्पर्स होते हैं और वो बहुत सुंदर तरीके से रैप्ड होते हैं, उनका प्रेजेंटेशन बहुत ही स्ट्रांग होता है. दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर. इम्पैक्टफुल प्रेजेंटेशन. आप किस तरीके से खुद को प्रेजेंट करते हो इन एन इंटरव्यू, जीडी में किस तरीके से आप इम्प्रेस करते हो इंटरव्यूअर्स को, वो चीज हम सीखेंगे. हाउ टू वॉक, हाउ टू टॉक, हाउ टू सिट, how to keep your hand gestures, how to make an eye contact, आपका आर्टिकुलेशन कैसा होना चाहिए. हर एक चीज एचआर राउंड में मैं आपको हर एक चीज, यानी कि आपको पूरा अपने आप को प्रेजेंट करने का तरीका बताऊंगी. फ्रॉम द कलर कोडिंग कि आप कौन से कलर्स पहन के जाओ, क्या बेयर मिनिमम ज्वेलरी, कैसे बाल बनाने हैं, किस तरीके से वॉक करना है, each and everything will be covered in these sessions with ज्ञान सागर classes, right? So let's start, right? दो क्वेश्चंस आते हैं. सबसे पहले तो आता है इंट्रोडक्शन वाला. अगर मैं बात करूं इंट्रोडक्शन की, तो वहां पे सबसे पहली चीज आती है क्वेश्चंस की, कि जो हर कोई एक टेप रिकॉर्डेड आंसर देता है. इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, डिस्क्राइब योरसेल्फ. वेल, अभी के जो एचआर, अभी के जो इंटरव्यूअर्स हो गए हैं कंपनीज में, वो बहुत स्मार्ट हो गए हैं, क्योंकि जेनजीज को हैंडल करने के लिए उन्हें स्मार्ट तरीके निकालने पड़ रहे हैं, राइट? गॉन आर द डेज जहां पे एक स्टिफ पैटर्न होता था, उसी को फॉलो किया जाता था कि ऐसा आंसर, ये क्वेश्चन, इसका आंसर ये, नपातुला, इसका क्वेश्चन ये, नपातुला आंसर ये. अभी द थिंग्स हैव कंप्लीटली चेंज्ड फॉर गुड, ऑफ कोर्स. अब नए तरीके हो गए हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को नए तरीके से, वही रैपिंग उनकी अच्छी हो गई है, उन्हीं रैपिंग को देख करके हम लोग क्वेश्चंस पूछते हैं, राइट? अब ये समझते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन और क्यों पूछा जाता है. सबसे पहला इंट्रोडक्शन का क्वेश्चन, क्योंकि आप दे देते हैं ऑलरेडी रेज्यूमे इंटरव्यूअर्स के हाथ में, पैनल के हर मेंबर के हाथ में आपका रेज्यूमे है, या फिर आप वाया मेल भी भेज देते हैं. सब कुछ देखने पढ़ने के बाद में भी ये क्लीशेड क्वेश्चन क्यों आता है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. एक बात याद रखना, कंपनीज रोबोट्स हायर नहीं कर रही हैं, कंपनीज आर हायरिंग ह्यूमन रिसोर्स, जो ओपिनियन दे सके, जो बात कर सके, जो अपना परसेप्शन दे सके, जो बातचीत करके गुड कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ रहते हुए एक ऐसा इम्पैक्ट छोड़ सके और कंपनी और टीम का एक असेट बन के काम करे, एक टीम प्लेयर बन के काम करे, ना कि यस सर, नो सर, यस मैम, नो मैम. ऐसा इंसान नहीं चाहिए. ऐसा तो रोबोट्स करते हैं. सो कंपनीज डू नॉट वांट a robotic CMA. They want a human CMA who can logically think, who can reply to all messages smartly, who can handle the topics properly, who has an opinion, who has the perception. ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है. इसीलिए
कंपनीज ग्रुप डिस्कशंस और इंट्रोडक्शंस को बहुत ज्यादा वैल्यू करती है, राइट? लेट्स सी. Okay, yes, of course. Let me handle all the highs and hellos. Good morning, sorry, good evening, of course. Good evening, everyone present here. Okay, let me see who all are there with me. So we have very good number of people. Chanchal, hi Chanchal, hi Varnika, Nadeem, Priyanka, Pooja, Nitin, Sia. Hello, good evening, everyone. Good evening. That's good to see you and congratulations once again. So coming very close to your dream. इतना थोड़ा सा दूर हो अपने ड्रीम को पूरा करने में, getting placed in your favorite or your most trusted companies that you ever dreamt of, right? तो समझते हैं एक चीज को. इंट्रोडक्शन पहला इसलिए पूछा जाता है, आप अपने बारे में कितना अच्छे से बोल सकते हो. देखो, टेप रिकॉर्डेड आंसर्स और आई शुड नाउ से एआई रिटन आंसर्स. आप अपना इंट्रोडक्शन अगर आपने एआई से लिखवा दिया, एआई आप तो नहीं हो ना. आप अपने बारे में जितना अच्छे से बता पाओगे उतना कोई और आपके बारे में नहीं बता सकेगा. जो कॉन्फिडेंस से आप अपने बारे में बात करोगे, जो आई कांटेक्ट सारे पैनल के साथ बनाओगे, जो हैंड जेस्चर्स, जिस क्लैरिटी ऑफ टोन के साथ में आप बात करोगे सबसे, वो सब उस इंट्रोडक्शन को इंपैक्टफुल बना देते हैं. इसीलिए पहला क्वेश्चन हर इंटरव्यू में सबसे पहले इंट्रोडक्शन का होता है, क्योंकि पैनल जानना चाहता है आप खुद अपने बारे में कितने कॉन्फिडेंस से और कितना क्लियरली बात कर सकते हैं. दैट इज वन थिंग दैट दे लुक फॉरवर्ड टू सीइंग फ्रॉम यू. इसीलिए हर इंटरव्यूअर पहले सोचता है कि इससे ऐसा कैसा क्वेश्चन पूछूं कि उसका इंट्रोडक्शन भी मिल जाए और एक घिसा पिटा रिप्लाई भी ना मिले. इसीलिए अब जो क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है वो है ये. लेट मी राइट इट फॉर यू. हेलो पूजा, हेलो केशव, हेलो प्रिया, सौम्या, सौमिल, रविनंदन, मुस्कान, सौम्य रंजन ऑल्सो. ओके, हेलो एवरीवन, थैंक यू. ओके, दैट्स गुड. सबसे पहला क्वेश्चन आज का जो मॉडिफाई हो गया है इंट्रोडक्शन का, वो है डिस्क्राइब योरसेल्फ इन 3 बेस्ट वर्ड्स. इसको हम दूसरे भाषा में कह सकते हैं, विच आर द 3 वर्ड्स दैट डिस्क्राइब यू द बेस्ट. समझ में आया? इसमें आप अपने ऐसे कोई 3 क्वालिटीज बताएंगे. देखिए, हर चीज प्रोफेशनल तरीके से भी नहीं, अगर पर्सनल भी ऐसे कोई क्वालिटी है दैट यू कैन हाईलाइट एंड टॉक अबाउट इन योर इंट्रोडक्शन, चलेगा. तो ये 3 शब्द आपको कैसे चुनने हैं, समझना एक चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है इन 3 शब्दों को चुनना. उससे पहले ये 5 शब्द देख रहे हैं हम. 5 शब्द देखो, ऑनेस्ट, ट्रस्टवर्दी, लॉयल, ओबीडियंट और हार्ड वर्किंग. इन 5 शब्दों को अपनी इंट्रोडक्शन की डायरी से लिखो और फिर हमेशा परमानेंट के लिए उसके ऊपर व्हाइटनर लगा दो. यानी वो शब्द दिखने भी नहीं चाहिए जिंदगी में. गॉट इट? एक रीजन, ऑनेस्ट, ट्रस्टवर्दी और लॉयल तो कोई और आपके लिए यूज कर सकता है, आप खुद के लिए यूज नहीं करते हो. ये मॉरल वैल्यूज के ऐसे शब्द हैं, कोई और आपको डिस्क्राइब करे तो बोल सकता है, अरे शी इज क्वाइट ऑनेस्ट पर्सन, शी इज अ ट्रस्टवर्दी, शी इज अ लॉयल एम्प्लॉय ऑफ माई कंपनी. कोई और आपके लिए बोल सकता है, आप खुद के लिए नहीं बोल सकते कि मैं बहुत ऑनेस्ट हूं, बहुत ट्रस्टवर्दी हूं या मैं बहुत ज्यादा लॉयल हूं. आप कैसे बोल सकते हो? 2 चीजें, एक, हम अपने मुंह से तो बोल नहीं सकते हैं. दूसरा, अभी आपके पास काम का एक्सपीरियंस ही कहां है कि आप ट्रस्टवर्दी बताओ खुद को. इंटर्नशिप इज नॉट इक्विवेलेंट टू द रियल वर्क. इंटर्नशिप इज ओनली एंड ओनली द ट्रेलर ऑफ योर प्रोफेशनल लाइफ.
तो ट्रेलर के भरोसे पे हम ऐसे शब्द नहीं बोलते। एंड सेकेंड, मॉरल वैल्यूज के शब्द कभी भी अपने डिस्क्रिप्शन में ना लेकर के आए। राइट, गॉट इट। देन कम्स ओबीडियंट। वेल, जेनजी ओबीडियंट ना बोले तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगेगा, राइट? यू विल ऑल्सो अग्री विथ मी, आई एम श्योर अबाउट दिस। ये तो वही बात हो गई कि राहुल गांधी बोले ही हैज लीडरशिप स्किल्स, अमित शाह बोल दे कि ही इज अ टीम प्लेयर, या फिर केजरीवाल बोल दे ही इज वेरी ऑनेस्ट। तीनों में डाउट आएगा ना, आएगा ना तीनों में डाउट। इसीलिए ओबीडियंट और हार्ड वर्किंग जेनजी ना बोले तो ज्यादा सेफ रहोगे, क्योंकि इंटरव्यूअर्स आपसे उल्टे क्वेश्चन पूछ जाएंगे। इसलिए ओबीडियंट और अगेन हार्ड वर्किंग नहीं होता कुछ। अब आते हैं लोग मुझे बोलने वाले, हाँ देखो, वर्णिका इज लाफिंग एट इट। वर्णिका, come on, all the people who are listening to me, tell me. I'm so sure that using obedient and hard working, you will yourself are going to laugh at it. आप खुद के ऊपर हंसोगे जब ये दो शब्द यूज करोगे, मैं बहुत ओबीडियंट हूं या मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूं, राइट? स्मार्ट टेक्नोलॉजी से घिरे हुए हो आप लोग, एलिवेटर यूज करते हो अगर सीढ़ियां है पास में तो भी, उसके अलावा जुगाड़ू हो, आपकी पूरी जनरेशन बहुत ही ज्यादा जुगाड़ू है। कम टाइम लगा करके, कम मेहनत लगा करके अच्छे से काम कर देना आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, तो कैसे कहोगे अपने आप को ओबीडियंट और हार्ड वर्किंग, राइट? गॉट इट। आदित्य ऑल्सो एक्सेप्ट्स इट। चलो समझते हैं इस चीज को। यू कैन नॉट यूज द वर्ड स्मार्ट वर्कर, राइट? अगेन, स्मार्ट वर्कर आप क्यों नहीं यूज कर सकते? एक, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है बोलने का। You don't have 3 to 4 years of good working experience, real world working experience, right? इसीलिए देखो, स्मार्ट वर्कर कौन होता है? एक इंसान जिसको 3-4 साल हो गए कंपनी में या ज्यादा टाइम हो गया, उसे पता है कि मेरे पास में 4 काम एक साथ आए हैं, मुझे कैसे प्रायोरिटाइज करना है, मुझे कैसे स्किल सेट के अकॉर्डिंग उस काम को हर एक को देना है, और लिमिटेड टाइम में कैसे ऑप्टिमम यूज करना है मेरे सारे रिसोर्सेज का। तो मैं हूं स्मार्ट वर्कर। अभी आपके पास में कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है, यू ऑल आर दी नोविस, बिगिनर्स। नोविस का मतलब होता है बिगिनर, तो आप सब अभी बिगिनर्स हो। बिगिनर के वजह से आप ये शब्द स्मार्ट वर्किंग या हार्ड वर्किंग यूज ही नहीं कर सकते, एंड दैट मेक्स सेंस ऑल्सो, राइट? सो अवॉइड सच वर्ड्स, गेटिंग इट? अब कौन से शब्द यूज कर सकते हैं हम, राइट? एनी वर्ड्स दैट कैन आई यूज? लेबोरियस, पंक्चुअल एंड कंसिस्टेंट? नहीं प्रतीक, नहीं। ये सारे शब्द फैंटेसी ड्रीम वर्ल्ड के हैं। लेबोरियस, सॉरी टू से, आई एम सो सॉरी टू से, आप लेबोरियस नहीं है। लेबोरियस इज इक्विवेलेंट टू हार्ड वर्किंग। अब हार्ड वर्किंग और लेबोरियस कौन होते हैं? सर पे पत्थर उठा करके चल रहे हैं जो मजदूर, या फिर एक मेट्रो छोड़ करके दूसरी मेट्रो छोड़ करके तीसरी मेट्रो पे जा रहे हैं, फिर जाके आपका डेस्टिनेशन आ रहा है काम का या पढ़ाई का, राइट? कैंडल लाइट में या ट्यूब लाइट में पढ़ रहे हैं, पूरी पूरी रात पढ़ रहे हैं। एक मिनट, एग्जाम्स के कुछ दिन पहले नहीं, रेगुलर में, ये वाला चीज हो जाएगी। तो लेबोरियस तो न ही बोलो तो अच्छा है। लेबोरियस इज फॉर द पीपल हु आर इनटू फिजिकल लेबर। You people are not into physical labor, so don't call yourself laborious, right? Then comes punctual and consistent. Punctual, really? देखो, दो चीजें होती है पंक्चुअल में। अगर आप नहीं बोल सकते हो, पंक्चुअल वही लोग बोल सकते हैं जो चीज का उनके पास में एक्सपीरियंस है। जैसे आपके पास में इतना काम रहा है, आपके पास इतने सारे डेडलाइंस रहे हैं, उन डेडलाइंस को हमेशा आपने टाइम से पहले कंप्लीट किया है, इतने सारे प्रोजेक्ट हैंडल करे हैं और कहीं पे भी आपने डिले नहीं किया प्रोजेक्ट्स में। तो ये इंसान जिसके पास में वैरायटी ऑफ काम रहा है या बहुत सारा काम का टाइम दिया है, वो इंसान पंक्चुअलिटी के बारे में अच्छे से बता सकता है। आपके लिए पढ़ाई करना इंपॉर्टेंट था, ये कोई बोझा नहीं था जो आपने करा है। So you cannot use पढ़ाई वाला part when it comes to punctuality or laborious. Getting me? Punctuality तब आती है जब हम काम से related अपनी चीजें बताते हैं, right? So यहाँ पे भी वही लोग बोल सकते हैं punctual जो लोग ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड हैं, 3-4 साल 5 साल का एक्सपीरियंस है, एंड देन यू नो आपकी डेडलाइंस टाइम पे जा रही है, आपके सारे काम पूरी तरह से टाइम पे कंप्लीट हो रहे हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें भी आप इक्वल नंबर ऑफ टाइम और अटेंशन दे रहे हो, देन इन दैट केस सो डोंट राइट दैट, राइट? नेक्स्ट इज द कंसिस्टेंट।
देखो मैं बताती हूँ कंसिस्टेंट कौन कौन यूज कर सकता है। एक, सबसे पहले अगर आपके फाउंडेशन से लेकर के अभी फाइनल्स तक आपके मार्क्स हमेशा से थोड़े से ऊपर गए हैं, गेटिंग मी, अगर आपकी कंसिस्टेंटली आप अच्छे परफॉर्मर हो, परफॉर्मर, कंसिस्टेंट कोई वर्ड नहीं होता एज सच फॉर योर डिस्क्रिप्शन, यू कैन यूज कंसिस्टेंट परफॉर्मर और अ कीन एंड कंसिस्टेंट लर्नर। तो आपने जहां से शुरुआत करी फाउंडेशन से, आते 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 यू हैव लर्न योरसेल्फ, ग्रोन योरसेल्फ एंड लर्न अ लॉट। तो आपके मार्क्स में इंप्रूवमेंट हुआ है और आपके बिहेवियर चेंजेस भी हुए हैं फॉर गुड ऑफ कोर्स, और हर चीज में आपने इंप्रूव किया है, तो आप कंसिस्टेंट परफॉर्मर हो। अगर कहीं पे भी ये वाला साइन आ रहा है आपके मार्क्स में, देन यू आर नॉट कंसिस्टेंट, राइट। सो स्कूल वाली बात मत करना कि स्कूल में आपके बहुत अच्छे मार्क्स के, स्कूल इज ओवर, स्कूल लाइफ इज ओवर। आपका जजमेंट होगा सीएमए डिग्री का। सो सीएमए में डिग्री में अगर आपने अच्छा सा शूट अप दिखाया है फ्रॉम वेयर यू स्टार्टेड इन फाउंडेशन एंड यू हैव स्टार्टेड ग्रोइंग, अब जहां पे ग्रो करे हो वो तो आप बता सकते हो कंसिस्टेंट परफॉर्मर हो। क्या यूज करोगे वर्ड? कंसिस्टेंट परफॉर्मर। यू विल नॉट यूज द वर्ड कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट इंसान नहीं होता है, राइट, परफॉर्मेंस होती है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे। व्हाट इफ आई यूज प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल? नितिन, देयर इज नो वर्ड लाइक प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल फॉर पीपल, राइट। प्रॉब्लम अप्रोच कुड बी प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल, बिहेवियर कुड बी प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल, इंसान प्रैक्टिकल और लॉजिकल नहीं हो सकता। अगर आपको यही वर्ड यूज करना है, यूज I apply practical approach to my problems. So, यहां पे क्या शब्द यूज करोगे नितिन आप? आई एम प्रेग्मेटिक बाय नेचर, नेचर से प्रेग्मेटिक हो। प्रेग्मेटिक का मतलब भी वही होता है प्रैक्टिकल, लेकिन प्रेग्मेटिक यूज वर्ड होता है किसी के नेचर के लिए, कि जो इंसान इमोशन से नहीं, दिल से नहीं, दिमाग से और लॉजिकली सोचता है, उसे हम कहते हैं प्रेग्मेटिक बाय नेचर। तो आपको 3 वर्ड्स बाय बेस्ट यूज करने हो तो आप बोलोगे आई एम क्वाइट प्रेग्मेटिक बाय माय नेचर। That means I do not see things with my emotions or my heart. I'm very professional when it comes to applying my senses, right? So yahan pe professional approach. I'm a person who has quite professional approach towards everything. I do not get carried away for emotions or my heart और what I desire to, but I restrict, मैं restrict करता हूं खुद को अपनी pragmatic नेचर की वजह से और प्रोफेशनल अप्रोच की वजह से। तो ये शब्द बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्यूरियस एंड काम। देखो क्यूरियस वर्ड तो नेगेटिव है, ठीक है। किसने कहा ये वर्ड? केशव ने बोला है। केशव, क्यूरियस वर्ड बहुत ज्यादा नेगेटिव है, इसकी जगह पे आप ये शब्द बोल सकते हो अ कीन लर्नर। कीन का मतलब भी क्यूरियस होता है, लेकिन ये पॉजिटिव तरीके से होता है। कीन का मतलब जिज्ञासु, आप बहुत जिज्ञासु हो, हर नई चीज, हर चीज को सोचने के लिए आप जिज्ञासा है आप में। कोई नई टेक्नोलॉजी है, आप जिज्ञासा के साथ सीखते हो। कोई नई चीज है, उसको आप जिज्ञासा से पढ़ के अप्लाई करते हो। सो यू आर अ कीन लर्नर। डिड वी गेट इट? कीन लर्नर, राइट। देन टीम प्लेयर, फोकस, सेल्फ बिलीवर। देखो सेल्फ बिलीवर तो वर्ड ही हटा दो, ठीक है। नेक्स्ट आता है फोकस्ड। बच्चे फोकस्ड वर्ड भी वैसा है जिसमें आपको बहुत अटेंशन वाली बात करते हो। तो मैं आपको एक नया बहुत सुंदर वर्ड बताती हूं, इसको आप यूज करो। ये शब्द है
मेटिकुलस, मेटिकुलस का मतलब होता है अटेंशन टू डिटेल। मतलब जो बहुत फोकस्ड और ध्यान देता है हर चीज में, डिटेलिंग में अटेंशन देता है, फोकस्ड रहता है, उसे हम कहते हैं मेटिकुलस। दैट मीन्स मैं अपने हर काम को बहुत मेटिकुलसली करता हूं, मतलब मैं बहुत अटेंशन टू डिटेल और फोकस्ड रह करके कोई काम करता हूं। तो फोकस्ड वर्ड बहुत अजीब सा है, एज इन अपनी पर्सनालिटी को बताने के लिए मैं बहुत फोकस्ड हूं, नहीं। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं हाँ आई वर्क विथ ऑल माई फोकस, तब ठीक हो सकता है। बट आप इंसान के लिए फोकस्ड हो, वो नहीं होता, राइट। कैमरे का फोकस सही है तब हो सकता है, इंसान फोकस्ड नहीं हो सकता। इंसान मेटिकुलस हो सकता है। मेटिकुलस वही सेम चीज, बहुत फोकस, बहुत अटेंशन टू डिटेल, बहुत ही ध्यान से काम करने वाला। सो यूज द वर्ड मेटिकुलस, दैट इज अ ब्यूटिफुल वर्ड दैट यू कैन यूज, राइट। सेल्फ बिलीवर, मैं इस शब्द को ही एक्सेप्ट नहीं करती हूँ। आई डू नॉट एक्सेप्ट दिस वर्ड सेल्फ बिलीवर, क्योंकि ये वर्ड बहुत ही मनोहर कहानियों वाला वर्ड है। मनोहर कहानियों वाला एज इन कि मैं खुद पे विश्वास करता हूं, मैं वो। सी वी ऑल आर ह्यूमंस हु हैव वेवलेंथ इन आवर इमोशंस, राइट। एट टाइम्स हमारा वेवलेंथ बहुत खुशी वाला होता है, कभी कभी डाउन इन डम्स, कभी कभी बिल्कुल उदासी वाला। तो कई बार ऐसा होता है हम अपने अपने इमोशंस को की वजह से कैरीड अवे हो जाते हैं। अगर अपने इमोशंस नहीं तो हम जिनसे प्यार करते हैं, हमारी फैमिली, मम्मी पापा, इन सबके, इनके इमोशंस को लेकर के भी हमारे कई बार डिफरेंसेस आ जाते हैं, हमारे खुद के बिहेवियर में, हमारे खुद के बिलीफ में। तो सेल्फ बिलीवर ऐसा कोई शब्द नहीं है जिसको हम प्रैक्टिकली यूज करें। ये बहुत मनोहर कहानियों वाला शब्द है, इसको यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड, जो डिटरमीन्ड। ओके, व्हाट इफ इंटरव्यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स? विशाल, ट्रस्ट मी, जो इंटरव्यूअर्स होंगे ना, हाईली क्वालिफाइड और हाईली एक्सपीरियंस्ड वाले होंगे। मैं जब इंटरव्यू पैनल्स में होती हूँ ना अलग कंपनीज के साथ में, मुझे ऐसा लगता है मुझे 18 साल का एक्सपीरियंस है, राइट। मुझे कई बार लगता है मुझे कुछ नहीं आता है, क्योंकि मेरे साथ में बैठे होते हैं धुरंधर, जिनको 30 साल का एक्सपीरियंस है, 25 साल का एक्सपीरियंस है। ऐसे लोग मेरे साथ में पैनल में होते हैं, उन सबके सामने मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ नहीं आता है। सो रिलैक्स। हर कंपनी जब अपने इंटरव्यूअर्स भेजती है ना कैंपस प्लेसमेंट के लिए, धुरंधर को भेजती है, धुरंधर। जो पैनल होता है ना उनका, धुरंधर होते हैं सबके सब, यानी सबके सब A1, सबके सब अपने अपने कामों में मक्खन मलाई, उन्हें सब पता होगा, उन्हें सब पता होगा। मेक श्योर वो ऐसे ही उस पोजीशन पे, उस डेजिग्नेशन पे नहीं पहुंचे होते हैं, राइट। सो यू कैन ट्रस्ट देम। ओके, अब आते हैं डिटरमिन्ड। डिटर्मिनेंट नहीं, डिटरमीन्ड। अब ये वर्ड कौन यूज कर सकता है? डिटरमीन वर्ड पता है कौन यूज कर सकता है? इनकेस आपको टाइम से ज्यादा लगा है, मतलब कि नॉर्मली आपका एक अटेम्प्ट में नहीं हुआ, सेकेंड अटेम्प्ट में या थर्ड अटेम्प्ट में हुआ है सीएमए, ठीक है, ऐसे लोग डिटरमीन्ड होते हैं। आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बी अ क्वालिफाइड सीएमए। ऑफकोर्स मुझे एक अटेम्प्ट नहीं, 2 अटेम्प्ट में मैंने क्लियर किया है, मैंने 3 में किया है, लेकिन आई वॉज डिटरमीन्ड कि मुझे अच्छे मार्क्स के साथ में सीएमए क्लियर बनना है, और मुझे अपने नाम के आगे सीएमए और अपना नाम बनाना है। इसीलिए आई वॉज डिटरमीन टू बी दिस। इसीलिए तो आप बता सको कि आप डिटरमीन्ड क्यों हो। सो समझ में आ गया? डिटरमीन कब यूज कर सकते हैं? जब आपका, यहां तो एक और जने यूज कर सकते हैं डिटरमीन। आपके मार्क्स डिप हो रहे थे 11th 12th और इसमें सब में डिप हो रहे थे, आपने फाउंडेशन में भी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, लेकिन आपको पता था कि अगर आपको बहुत अच्छा अटेम्प्ट से पास हो गए और बहुत अच्छा मार्क्स आए तो आपके लिए सिलेक्शन प्रोसेस में इजी रहेगा। इसीलिए यू वर डिटरमिन आफ्टर फाउंडेशन कि मैं इंटरमीडिएट और फाइनल में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करूंगा। सो यू हैव बिकम अ वेरी गुड परफॉर्मर फ्रॉम योर स्टार्टिंग। फाउंडेशन वाला परफॉर्मेंस जो लो था, बट यू रेज्ड योरसेल्फ हायर बिकॉज यू वर डिटरमिन्ड। समझ में आ गया? तो ये 2 लोग आराम से डिटरमिन यूज कर सकते हैं। एम आई क्लियर एवरीवन? से यस और नो? एवरीवन से यस और नो? सो जस्ट सेंड मी अ थम्स अप इफ आई एम क्लियर। सेंड मी अ थम्स अप तो आगे बढ़े हम। जल्दी जल्दी जल्दी।
थम्स अप, थम्स अप, थम्स अप, यस यस यस, ओके कूल। अब आते हैं सुशांत और वैभव ने कहा है गुड क्विक लर्नर एंड गुड लिसनर। गुड लिसनर से एक बात बताओ, क्या ही हो जाएगा, क्या नई चीज हो गई दुनिया में, क्या नई चीज हो जाएगी गुड लिसनर कहा भी तो, है ना। एक किसी ने टीम प्लेयर भी बोला था, हम उस पर भी आएंगे, टीम प्लेयर। टीम प्लेयर वाला वर्ड अच्छा है, बट मैं बताऊंगी रीजन क्यों यूज नहीं करना चाहिए और क्यों यूज करना चाहिए, उसका रीजन बताऊंगी। अभी आते हैं गुड लिसनर पे। मुझे एक बात बताओ, अगर आप एक गुड लिसनर भी हो तो कंपनी को या टीम को क्या फायदा हुआ, उसके हिसाब से सोच के बताओ। देखो हम जो आंसर्स दे रहे हैं ना, ये सारे वर्ड्स और ये सब, ये किस तरीके से आपको कंपनी का एक असेट बनाने में या कंपनी में एक जगह देने में आपको काम में हेल्प करेंगे, इसीलिए हम इन शब्दों को चूज करते हैं। गॉट इट। तो आपको किस तरीके से गुड लिसनर और क्विक लर्नर, तो ऑफकोर्स क्विक लर्नर यू कर सकते हो आप यूज, ओके, बट किस तरीके से। क्विक लर्नर से पता है कौन अच्छे होते हैं, कीन लर्नर्स। अब क्विक लर्नर को तो एटलीस्ट बोलना पड़ेगा, सुनिए सीख ले, हाँ वो फटाफट से सीख लेगा। लेकिन जो एक कीन लर्नर होता है ना, वो खुद देखेगा, अच्छा मुझे ये नहीं आता, मुझे ये सीखना है, तो वो खुद जाकर के इसकी जिज्ञासा की वजह से वो सीखेगा। तो क्विक लर्नर से बेटर है कीन लर्नर वर्ड, राइट। यस, नाउ टेल मी कि आपके क्विक सॉरी ग्रेट लिसनर से क्या फायदा पड़ेगा कंपनी को। What is that the company is going to gain when you say you are a good listener? How is it going to help you in growing in your career, or how it is going to help company in you being a good listener? ये सोचो कैसे। तो मैं जब कोई भी आंसर दूंगी, मैं ये देखूंगी कि मैं ऑफ कोर्स मैं अपने बारे में तो क्लियर बताऊं, ऑनेस्टली बताऊं, बट उससे मेरे जॉब में या मेरी टीम में या मेरी कंपनी को किस तरीके से यूजफुलनेस दिखेगी, वो भी तो जरूरी है ना। हर चीज में अपने हिसाब से सोचती जाऊं और कंपनी को कुछ ना गिनूं, तो कंपनी मुझे पिकी क्यों करेगी, वो बोलेगी अरे भाई बहुत सेल्फिश इंसान है। तो यहाँ पे दोनों के ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे, तभी कंपनी को लगेगा यस राइट दावेदार है, राइट कैंडिडेट है, कम ऑन लेट्स पिक दिस पर्सन। आया समझ में। गुड कम्युनिकेशन विल हैपन। तो हम यहाँ पे ये बोलेंगे नहीं ना गुड लिसनर, हम यहाँ पे बोलेंगे गुड एट कम्युनिकेशन स्किल्स। सिंपल, चीजों को सिंपल रखो बच्चे, मुझे एक्सप्लेन नहीं करना पड़े ज्यादा। जितना मैं एक्सप्लेन करता रहूंगा मैं लूप में फंसता रहूंगा, एक काउंटर होगा, दूसरा काउंटर होगा, तीसरा काउंटर होगा। बेटर आई शुड रिस्ट्रिक्ट माई सेल्फ विथ लेस काउंटर्स। मैं एक आंसर दूंगा तो सामने वाला मुझसे काउंटर करेगा ही ऑफकोर्स। बेटर है कि मैं कोई ऐसे आंसर्स दूं जिसमें कम हो मेरा चांस कि सामने वाला मुझसे और क्वेश्चन पूछे उसी चीज पर। गॉट इट। तो आप जब डिटरमिन बता रहे हो तो आप बता रहे हो सिंपल सा कि मुझे शुरू से ही था कि मुझे सीएमए क्लियर करना है, सीएमए क्वालिफाइड बनना है, और मैं आज आपके सामने बैठा हूं सीएमए क्लियर करके फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो मैं डिटरमिन था। सिंपल। तो इस तरीके से आंसर्स देने हैं जहां पे प्रूफ दे रहे हैं ना, सिंपल सी बात है, काउंटर नहीं आ रहा ना उस पे। ऐसे आंसर्स चूज करो जिसमें काउंटर ही ना बने। गेटिंग इट। ठीक है, अब समझते हैं टीम प्लेयर वाला क्वेश्चन। देखो बच्चे, टीम प्लेयर वाले आपको दो क्वेश्चंस, दो आंसर्स देंगे। एक, आपको इंटर्नशिप्स को यहां से लेकर यहां पे लेकर के आना है। ठीक है, इंटर्नशिप को यहां पे लेकर के आना है। अब इंटर्नशिप में ऑफ कोर्स आप लोगों की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रही होंगी, राइट। आप उसमें से ऐसी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी चूज करो जो सिर्फ आपने अकेले ने करी है या आपको अकेले को दी गई थी, राइट। आई एम अ गुड टीम प्लेयर, आई एम अ सपोर्टिव कोऑपरेटिव टीम प्लेयर। सपोर्टिव टीम प्लेयर। उसके अलावा एक और शब्द है टीम प्लेयर के आगे लिख सकते हो, टीम परफॉर्मर। मतलब मैं टीम के साथ मिल करके भी बहुत अच्छे से कोऑपरेशन के साथ परफॉर्म करता हूं। और बहुत कम लोगों में ये आदत होती है बच्चे, हर कोई आज नेता बनना चाहता है, एवरीवन वांट्स टू हैव लीडरशिप स्किल्स, बट लीडरशिप स्किल्स क्यों, पहले तो टीम में काम करके दिखाओ ना। हर इंसान अलग एनवायरनमेंट से आया हुआ, अलग अपने फील्ड से आया हुआ, और अलग अपनी नेचर का, कैरेक्टर का, टेम्परामेंट का, उन सब के साथ काम करना एक साथ सबसे बड़ा चैलेंज तो वही होता है ना। टीम के हर इंसान का टेम्परामेंट अलग है, कोई गुस्सैल है, कोई इमोशनल है, कोई प्रैक्टिकल है, कोई बदतमीज है, कोई रूड है।
क्या उन सबके साथ काम करना भी तो सबसे बड़ा चैलेंज हुआ ना। तो सपोर्टिव टीम परफॉर्मर, टीम प्लेयर और गुड टीम परफॉर्मर, ये दो चीजें हैं जो बहुत ज्यादा अफेक्ट करती हैं एक टीम में, अच्छी टीम को क्वालिफाई करने में या जीतने में। ऐसे शब्द बोलो। और अपनी इंटर्नशिप वाली बातें यहाँ पे, I was given the role of a team player where I cooperated with all my other seniors also, and we displayed good bonding, we displayed good attention in the work, and of course at the end I learned a lot from my seniors also, so I am a good team performer। इस तरीके से। okay, health conscious, can I mention about myself like I went to gym? हाँ विशाल, उसमें एक शब्द है आई एम अ फिटनेस एंथुजियास्ट। फिटनेस एंथुजियास्ट मतलब आप जिम जाते हो, आप फिटनेस फ्रीक हो, आप खुद की हेल्थ पे बहुत अच्छे से ध्यान देते हो। इसका कंपनी को कैसे फायदा हुआ, ये वाली बात। दिस मेक्स मी वेरी डिसिप्लिन्ड इन माई लाइफ बिकॉज आई एम अ फिटनेस एंथुजियास्ट। दिस हैज मेड मी वेरी डिसिप्लिन्ड इन माई लाइफ। क्योंकि जो फिटनेस एंथुजियास्ट होते हैं उन्हें डिसिप्लिन खाने पीने में, ऑफ कोर्स उठना बैठना जागना दौड़ना जिम जाना, हर चीज में एक डिसिप्लिन बना के चढ़ते हैं। सो आई एम डिसिप्लिन्ड बिकॉज ऑफ माई बीइंग फिटनेस एंथुजियास्ट। इस तरीके से समझ में आ गया? यस। एनी अदर वर्ड्स दैट कम अप टू योर माइंड, ताकि मैं उनका एक्सप्लेनेशन दे सकूं। कम ऑन, जल्दी से बताओ कुछ नए नए शब्द जो आप अपने डिस्क्रिप्शन में यूज करोगे, ताकि मैं उनको क्लैरिफाई कर सकूं यस और नो में, और आपको एक बेटर आंसर फ्रेम करने में हेल्प कर सकूं। कम ऑन, शेयर विद मी ऑल गुड वर्ड्स दैट यू गेटिंग इट। ये वाले समझ में आ गए जितना हमने लिखा अभी, ये सारे एवरीवन अंडरस्टूड? ये सारे में कोई दिक्कत थोड़ी ना आई कि इन सारे इतने सारे वर्ड्स लिखे हैं जो मैंने, और इतना सारा जो एक्सप्लेन किया है उसमें कोई दिक्कत आई है? देयर इज एनीथिंग दैट आई शुड रिपीट? सेंड मी एन आंसर बच्चे। सेंड मी योर आंसर्स फटाफट से। I am waiting. Go on, send me your answers जल्दी से। इसमें कुछ समझना है, यहाँ से कोई नए वर्ड्स आ रहे हैं जो आपके दिमाग में कि मैम अगर ये बोले तो कैसा होगा, ये बोले तो कैसा होगा, या इसको कैसे बोले, आप मुझे हिंदी में लिख करके भेज दो। मैं आपको बताऊंगी कैसे ब्यूटीफुली आप इसको सेंटेंस में फ्रेम कर सकते हो। आई कैन डू दैट ऑल्सो। कम ऑन, सेंड मी। क्लियर क्लियर क्लियर? ओके, लीडरशिप स्किल्स, यस दैट इज द टॉपिक, दैट इज द वर्ड आई विल बी टेकिंग। ठीक है, और कोई शब्द है दिमाग में लीडरशिप स्किल्स के अलावा किसी के दिमाग में? कोई भी वर्ड नहीं है जो आप अपने लिए यूज करना चाहते हैं, कोई नया वर्ड या कुछ नया? यू कैन सेंड मी इन हिंदी, वी विल डिस्कस इट। अब देखो लीडरशिप स्किल्स, देखो मेरा मानना है, मुझे नहीं पता बाकी सब क्या मानते हैं, लेकिन मेरा मानना है लीडर्स आर बॉर्न, दे आर नॉट फैक्ट्री मेड। उन्हें टेलर मेड नहीं किया जा सकता, वो इनकलकेटेड होते हैं अपनी लीडरशिप स्किल से। दे आर बॉर्न लीडर्स। लाइक फॉर मी, जैसे एक शेर है, शेर को कोई सिखा नहीं सकता कि देख तू जंगल का राजा बनेगा तो ऐसे ऐसे कर, रोर ऐसे करना या क्या। उसे ये क्वालिटी पैदा होते ही मिल गई है। ही इज बोर्न इन दैट एनवायरमेंट, ही हैज सीन दैट कि हम राजा ही पैदा हुए हैं। डू यू गेट इट? सो इसीलिए लीडरशिप स्किल्स बॉर्न होती हैं। अब इसको कैसे बोलेंगे हम? आपके इंटर्नशिप का प्रोजेक्ट में आपने कहां पे ये लीडरशिप स्किल्स दिखाई है? एक। दूसरा, आपके जीएससी जब आप सीएमए की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आपने ज्ञान मंथन में, अपने एजुकेशनल टूर में या कहीं पे भी ऐसी कोई स्किल्स दिखाई हैं जिसमें पता पड़ रहा है कि आप लीडर उभर करके आए हो, आपको चुना नहीं गया है, आपने खुद अपने आप को आगे बढ़ के दिखाया है कि मुझे में ये स्किल्स है। देखो वापस से बता रही हूँ, लीडर वो नहीं होता कि जिसको हम चुन ले भाई हमने सबने वोट किया है तू जाकर के लीडर बन। लीडर वो होता है जिसे पता है कि मुझ में ये क्वालिटी है, मैं आगे आकर के अपना सब कुछ संभाल रहा हूँ, अच्छा चुप हो जाओ, ये कर लो, ये कर लेना, ये कर लेना। ये होते हैं रियल लीडर्स इन द लाइफ। आपके पास ऐसे कोई एविडेंसेस हैं जिनको आप बता सको कि मेरी लाइफ में ऐसे टाइम रहा है जिसमें मैंने खुद को एज अ लीडर प्रूव किया है।
तो आप लीडरशिप स्किल्स को यूज कर सकते हो अच्छे से, ठीक है। काम एंड कंपोज, अच्छा, द वन हु कैन वर्क अंडर प्रेशर। सुशांत, बच्चे सबसे पहले ये बताओ कितना काम किया है हमने अंडर प्रेशर में। बच्चे समझो एक बात को, पढ़ाई कॉलेज और सीएमए साथ में करना ये ऑप्शन नहीं है, ये कंपल्शन था आपके ऊपर, तो आप इसे प्रेशर बना करके नहीं काम कर सकते, यूज कर सकते। समझ में आया? और दूसरी बात फिर से कह रही हूं, इंटर्नशिप वाला पार्ट आप उसको रियल काम में यूज नहीं कर सकते। इंटर्नशिप वाला पार्ट सिर्फ ट्रेलर मूवी का ट्रेलर है, तो उसको हम वेपन बना करके कि मैंने प्रेशर में काम किया है, मैंने ये किया है। प्रेशर वर्ड तो अब सीखोगे, अब जब एंटर करोगे ना कॉर्पोरेट में तब पता पड़ेगा रियल प्रेशर होता क्या है। तो अभी तक जो हैंडल करते आए हो ना, वो तो ड्रॉपलेट है, ड्रॉपलेट। राइट? Suggest one word for easily adaptable situations to use. Wonderful. प्रांजल, I was waiting for this. Sympathy and empathy में डिफरेंस क्या होता है? ठीक है, मैं बताती हूँ। अब रुक जाओ एक मिनट, मैं धीरे धीरे करके बताती हूँ। Ma'am, I have to come to Jaipur especially for CPP, so there's any word to describe this thing? Yes, Varnika, there is a word. ठीक है? Ma'am, during my internship period, my fellow intern got seriously ill in the office. I, along with a few of my bosses, rushed her to the hospital. And I stayed with her for the full day at the hospital until the parents arrived. Arrived, ठीक है? At that time, my bosses went back to their offices. There is a word for this. Wait, I'll give you this word. Accountable. Yeah, I am good at holding accountability. अब ये समझो अकाउंटेबिलिटी का क्या मतलब होता है। मुझे पता था कि उस समय मुझे कोई बोल नहीं रहा है ये काम करने के लिए, मैंने खुद ही डिसीजन लिया और मैंने खुद ही संभाली ये सिचुएशन, इसीलिए आई एम गुड एट होल्डिंग अकाउंटेबिलिटी। मैं खुद ही जिम्मेदारी लेना जानता हूं, मुझे कोई इंस्ट्रक्ट नहीं कर रहा था कि जिम्मेदारी उठाओ। उस समय मैंने खुद को समझाया कि ये तेरी जिम्मेदारी है, तू कर। तो ये होता है होल्डिंग द अकाउंटेबिलिटी, और ये बहुत अच्छी एक क्वालिटी होती है जहां पे पूरी दुनिया सिर्फ ब्लेम गेम खेलती है, इसने नहीं, इसने किया, इसने नहीं, इसने। होल्डिंग अकाउंटेबिलिटी इज वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटीज दैट यू कैन हैव। सो दैट इज वंडरफुल वे टू से दैट यू आर क्वाइट अकाउंटेबल फॉर द थिंग्स अराउंड यू एंड यू होल्ड अकाउंटेबिलिटी। और उसमें ये एग्जाम्पल बताना, nobody came and instructed me to what to have to do or what I should do. I took it as a part of my responsibility and I performed. समझ में आ गया? Yes? Okay. हाँ, वर्णिका, the word is oh, sorry. Adaptable. अब समझो ये अडेप्टेबल कौन बोल सकता है। सबसे पहले अगर आप अपने सीएमए करने के लिए अपने शहर से किसी और शहर में आए हो, सबसे पहले तो ये, राइट? क्यों? क्योंकि एक स्पेशली अगर आप स्टेट भी छोड़ करके आए हो, फिर तो सोने पे सुहागा, इट्स चेरी ऑन द केक टू से अडेप्टेबल। आई कम आउट ऑफ द कंफर्ट जोन ऑफ माय फूड, एनवायरमेंट, लैंग्वेज, फैमिली एंड एवरीथिंग, माय कल्चर एंड एवरीथिंग, to settle down and learn and grow as a career, my career in CMA. तो मैंने adaptability करी है। Second, सबसे बड़ी बात, this was my first time to step out of my house and my comfort zone. So I believe reaching at this place after my graduation plus my CMA journey, I can say I am very adaptable by nature. और ये सिर्फ वही बोल सकते हैं जिन्होंने सच में अडेप्टेबिलिटी करी है। जिन लोगों ने उसी शहर में पैदा हुए हो, पढ़ाई करी है, सीएमए भी वही करा है, कोई अडेप्टेबल नहीं हो आप बच्चे। आप लोग कंफर्ट जोन में ही रहे हो पूरी जिंदगी, आप लोग नहीं बोल सकते। सिर्फ जो लोग अपने शहर को, अपने स्टेट को, अपने कंफर्ट को, एनवायरमेंट, लैंग्वेज, फूड, फैमिली, एनवायरमेंट, कल्चर सबको छोड़ करके आते हैं, वो होते हैं अडेप्टेबल। और ये बहुत अच्छी क्वालिटी होती है क्योंकि लोगों में प्रॉब्लम होती है, कुड़ करेगी, खाना ऐसा है, उन्होंने अच्छा नहीं लग रहा, ये ऐसे बोल रहा है, वैसे बोल रहा है। लेकिन जो ये सब कुछ सहन करके भी आगे बढ़ रहे हैं, these people are known as adaptable. So you have to see whether you fall in this category or not, right? Judgment should be yours. Okay?
वन वर्ड फॉर एडजेक्टिव वाला हो गया, चलो ठीक है। एक और क्या था, सिंपैथी और एम्पैथी में मैम अपने लिए स्टैंड लेने वालों को क्या बोलेंगे, अभी बताती हूँ प्रियंका। ओके, प्रांजल सेज, अच्छा अडेप्टेबल तो हो गया, सॉरी। आदित्य ने पूछा है सिंपैथी और एम्पैथी। वेल बच्चे, ये दोनों वर्ड्स अपने डिस्क्रिप्शन में तो यूज ही मत करना, है ना, पर मैं डिफरेंस बता देती हूँ, लेकिन उनको कभी भी यूज मत करना अपने लिए। आपको अगर अपने लिए यूज करना है वर्ड, मैं वो बताऊंगी कैसा यूज करना है। सिंपैथी होती है दया, एम्पैथी होती है सहानुभूति, राइट। अरे रे बेचारा गरीब, कैसे बड़ा होगा, कैसे, रे रे इसके पास तो कुछ रिसोर्सेज नहीं है, रे रे गरीब गरीब। दया, सिंपैथी, एम्पैथी, या भाई गरीब है लेकिन फिर भी देखो यहां तक पहुंच गया, अकेले सब कुछ कर रहा है, भाई ये तो सच्ची में मोटिवेशन बनेगा देखना सबके लिए एक दिन तो, प्राउड ऑफ यू। सहानुभूति, एम्पैथी, ये डिफरेंस है। लेकिन आप अपने लिए इन दोनों में से कोई शब्द मत यूज करना। आप जो यूज कर सकते हो उसे हम कहते हैं कंपैशनेट। कंपैशनेट मीन्स दूसरों की प्रॉब्लम्स को, दूसरों के दुख दर्द को, दूसरों की दिक्कतों को समझने वाला इंसान। और वैसे ये शब्द भी बहुत मॉरल वैल्यूज वाला है, बट इट इज गुड टू बी कंपैशनेट इन दिस मॉडर्न डिफिकल्ट एंड प्रैक्टिकल एंड रूड वर्ल्ड। कंपैशनेट होना भी बहुत रेयर क्वालिटी है लोगों में आजकल। ज्यादातर लोग कंपैशनेट है ही नहीं। वो दुख के ऊपर अगर किसी को चोट लगी है ना, नमक की बोतल लेकर के आएंगे, शटाक करके डाल के चले जाएंगे। सो बीइंग कंपैशनेट इज गुड, but it is a moral value, याद रखना, it is a moral value, but it is good to be compassionate, and if you can explain why you are compassionate then it is good. ठीक है, ओके। ओके, नेक्स्ट क्या था, और हाँ, अपने लिए खुद स्टैंड लेने वाले, सेल्फ रिलायंट। यू डू नॉट नीड समवन एल्स टू कम एंड से आगे कर ले कुछ कर, अरे अरे बहुत अच्छा किया तूने, अरे अरे बहुत अच्छा किया, जा जा कर आगे बढ़, मैं तेरे साथ हूं। यू आर सेल्फ रिलायंट। आपको पता है मैं अगर अपने लिए गलत हो रहा है तो मैं अपने लिए खुद खड़ा होकर के बोल सकता हूं ये गलत हो रहा है, मैं ये एक्सेप्ट नहीं करूंगा। सो वो होते हैं सेल्फ रिलायंट। वो दूसरों के पीछे पड़े नहीं रहते हैं कि मुझे तो सपोर्ट करना तब मैं आगे करके कुछ करूंगा, कुछ बोलूंगा या नेता बनूंगा। यू आर गेटिंग मी, मैं किस सेंस में बात कर रही हूँ, राइट। उन्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ती है, वो खुद ही आगे बढ़ करके बोलते हैं मैं रिलायंट हूँ। मेरे साथ में अगर 4 लोग नहीं भी खड़े हैं तो भी मैं सच के साथ में या सही के साथ में या जो मैं बोल रहा हूं मैं उसके साथ में खड़ा हूं, मैं सेल्फ रिलायंट हूं। देन यू आर अ सेल्फ रिलायंट, ओके। बट देन यू नीड टू गिव अ रीजन व्हाई यू आर सेल्फ रिलायंट, ठीक है। फ्रेंडलीनेस बहुत ज्यादा खतरनाक है, ये फ्रेंडलीनेस होना ही नहीं चाहिए। बट आई गिव यू अनदर वर्ड विच कैन एक्सप्लेन दिस बेटर। एक होता है वर्ड ग्रेगेरियस, दूसरा है सोशिएबल, तीसरा है एक्सट्रोवर्ट। आई एम ग्रेगेरियस बाय नेचर। ग्रेगेरियस मतलब जो इजीली घुल मिल जाता है लोगों से, सोशली जल्दी से अडेप्ट हो जाता है, लोगों से मिलना जुलना, दोस्त बना लेता है आराम से, और ऐसा इंसान जो फटाफट से घुल मिल जाता है। सोशिएबल अगेन द सेम थिंग, यही इसका सिनोनिमी है। एंड एक्सट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट वो इंसान होता है जिसको दोस्त बनाने में दिक्कत नहीं आती है। एक माइंड यू, एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट, रिजर्व, इन सबके साथ में पर्सन नहीं लगाते हैं पीछे। I'm an extroverted, I'm an introverted, I'm a reserved. पीछे पर्सन नहीं लगेगा, एक्सट्रोवर्टेड पर्सन हूं मैं नहीं। I'm extrovert, I'm introvert, I'm ambivert, ambivert, कभी इंट्रोवर्ट बन जाता हूं, कभी एक्सट्रोवर्ट बन जाता हूं। घर पे मेहमान आते हैं, मैं इंट्रोवर्ट बन जाता हूं। बेस्ट फ्रेंड्स और फ्रेंड्स के सामने मैं एक्सट्रोवर्ट हो जाता हूं, तो मैं एम्बीवर्ट हूं। देन कम्स रिजर्व। रिजर्व वो होते हैं जो अपने सॉलिट्यूड में रहते हैं, उन्हें पसंद नहीं आता ज्यादातर लोगों से। देखो जो इंट्रोवर्ट होता है वो कुछ लोगों से तो घुलता मिलता है, एक छोटे से ग्रुप से, लेकिन जो रिजर्व होता है उसे लोग चाहिए ही नहीं होते। वो अपने आप में खुश होता है इंसान, उसको लोग ही नहीं चाहिए, वो बहुत अपने आप में रहने वाला इंसान होता है, ठीक है। सॉलिट्यूड पसंद करता है। क्लियर एवरीवन? इसमें कोई दिक्कत है इन सारे जो भी
लिखे हैं मैंने इन सब में? टेल मी। इसके अलावा कोई और आपको दिमाग में आ रहा है क्वेश्चन कि क्या? अच्छा, आप समझते हैं एक चीज, पहले ये सब तो हो गए। आप अपना जब भी इंट्रोडक्शन दो ना, आइडियल इंट्रोडक्शन होता है 90 सेकेंड्स का, मिनिमम 90 सेकेंड्स का इंट्रोडक्शन होना चाहिए आपका। अगर 90 सेकेंड से भी कम अपने बारे में बता पा रहे हो तो वो बहुत गलत चीज है। तो एक काम करो, अपने बारे में सब लिखो। अब एक बात याद रखना, जब आप अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हो, 10th और 12th की स्टडीज के बारे में कभी मत बताओ, कोई वैल्यू ही नहीं है। सबको पता है 10th और 12th क्लियर करा है तभी तो यहां तक पहुंचे हो। यस और नो? मेक सेंस? इसीलिए अवॉइड टॉकिंग अबाउट 10th एंड 12th स्टडीज इन अ रिपीटेशन व्हेन इट कम्स टू योर इंट्रोडक्शन, क्योंकि उनके हाथ में, इंटरव्यूअर्स के हाथ में सीए पूरा रेज्यूमे है आपका, वो पढ़ रहे हैं, वो देख रहे हैं, आपका स्कोर भी देख रहे हैं। तो ये वर्ड्स रेपिटेशन के कहलाते हैं। अवॉइड टॉकिंग अबाउट योर 10th एंड 12th स्टडीज, रादर फोकस ऑन व्हाट यू आर, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर। आपके हॉबीज क्या है, आपके पैशन क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है। स्ट्रेंथ और वीकनेस में सिर्फ स्ट्रेंथ बता सकते हो, वीकनेस लाइफ में कभी किसी को मत बताना जब तक पूछा ना जाए। इनफैक्ट रियल लाइफ में भी nobody should be given the information about your weaknesses until and unless asked। अब इसका क्वेश्चन का भी आंसर करेंगे अगर पूछा जाता है तो, ऑफ कोर्स इन द कमिंग डेज। सब कुछ आज थोड़ी ना बताएंगे, अभी आज सिर्फ इंट्रोडक्शन वाले पार्ट पे, राइट? तो अच्छा इंट्रोडक्शन होगा 90 सेकेंड, एंड 2 मिनट से ज्यादा चलने वाला इंट्रोडक्शन बहुत बोरिंग होता है। तो मतलब आप अगर इंट्रोडक्शन बना रहे हो 120 सेकेंड के भी पार, तो वो बहुत बोरिंग हो जाएगा। इसीलिए आप अपने बारे में जितना भी लिखो, हमेशा याद रखना बच्चे, जब आप लिखते हो ना कोई भी चीज, आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होती है। फिर उसको लिख करके पढ़ो और देखो कितने मिनट में हो रहा है। उसके बाद में बिना देखे बिना देखे बोलो, तब पता पड़ेगा कितना आप रिटेन कर पा रहे हो, कितना आप बोल पा रहे हो, और कितने सेकंड का इंट्रोडक्शन आपका फाइनली बैठ रहा है। अपने विजन के बारे में बताओ। अपने इंट्रोडक्शन में हमेशा अपना विजन बताओ। विजन, आप अपनी लाइफ में क्या देखते हो, क्या चाहते हो। ये सब चीजें ऐसी होती हैं जो कनेक्ट करती हैं एक इंटरव्यूअर को इंटरव्यूई से। हॉबीज बताओगे तो वो कॉन्वर्जेशन स्टार्टर होता है। अपने शहर के बारे में बताओ। हाय, माय नेम इज मधु गुडलानी and I hail from world's 6th happiest city जयपुर, also known as the Pink City। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने एक छोटे से अपने इंट्रोडक्शन में अपनी सिटी को इतना अच्छे से बता दिया कि वो कॉन्वर्जेशन स्टार्टर हो गया। हो सकता है मेरा इंटरव्यूअर साउथ इंडिया से आया हो, केरला से या तमिलनाडु से या कहीं से, उसे इतना ज्यादा नहीं पता हो इस बारे में, या उसे और ज्यादा जानना हो, तो मैंने एक ब्रिज जो था, एक ब्रिज बना दिया उस गैप को फिल करने के लिए। कैसे? क्या वो पूछ सकते हैं, अच्छा 6th हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, वाह, हैप्पीएस्ट सिटी इन द वर्ल्ड, वाह, पिंक सिटी, ओके, व्हिच ऑल मॉन्यूमेंट्स, व्हिच ऑल प्लेसेस इन योर सिटी आर पिंक। मैं वो बता करके और उसके आगे बात कर सकती हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो टेंशन था ना इंटरव्यूअर और इंटरव्यूई का, वो मैंने कम कर दिया। इस तरीके से अपना इंट्रोडक्शन रखो कि आपका इंट्रोडक्शन इतना इंप्रेसिव हो कि वो 90 सेकंड जो आपको सुन रहे हैं, 1 मिनट जो आपको सुन रहे हैं, 1 मिनट नहीं, 1.5 से 2 मिनट जो आपको सुन रहे हैं, दे आर हाईली इम्प्रेस्ड। तो उनके दिमाग में आपका इंप्रेशन एज अ कैंडिडेट ऑलरेडी हाई हो जाए। गेटिंग मी राइट? ऑल क्लियर? गुड गुड गुड। Instead of 10th and 12th, can I said my schooling from so and so school? My suggestion would be no, no। देखो वही रिपीटेशन हो गया ना बच्चे, क्यों? क्योंकि आपने हर चीज रेज्यूमे में मेंशन कर रखी है। तो बेटा उसको बोलना, वो ये नहीं चाहते कि आप रेज्यूमे रीड करो, वो चाहते हैं अपने बारे में बताओ अच्छे से। और हाँ, मम्मी पापा का इंट्रोडक्शन नहीं देना है अपने इंट्रोडक्शन में। माय फादर इज दिस, ही इज डूइंग दिस, माय मदर्स नेम इज दिस एंड शी इज अ हाउसवाइफ, नहीं है। ये आपका इंट्रोडक्शन है, लिमिटेड टू योरसेल्फ। अपने बारे में बताओ। जैसे इंट्रोडक्शन की स्टार्टिंग लाइन करो किसी कोट से, किसी लाइन से, किसी प्रोवर्ब से, किसी ऐसी सेइंग से जो आपको बहुत ज्यादा पर्सनालिटी को सूट करती है। जैसे मैं यूजुअली एक लाइन है जो अपने इंट्रोडक्शन में यूज करती हूँ, इफ यू कैन ड्रीम इट यू कैन अचीव इट। हाय, माय नेम इज मधु गुडलानी फ्रॉम जयपुर पिंक सिटी। तो यहाँ पे
मैंने फर्स्ट लाइन ही ऐसी बोल दी, इफ यू कैन ड्रीम इट यू कैन अचीव इट। यहां पे क्या जाया, वहां पे क्या इंटरव्यू को लगा, ड्रीम इट अचीव इट, यू ऑलवेज वांटेड टू बी अ ट्रेनर। ऑफ कोर्स I got to know about this profession when I was in my 10th standard, and since then I had made up my mind and I was determined enough to be the trainer, and here I am sitting as a trainer in front of you. तो ये लाइन इतना ज्यादा साइकी पे काम करी इंटरव्यूअर के कि उसने एकदम से पूछ लिया। इस तरीके से आपको अपने इंट्रोडक्शन में कोई सेइंग, कोई प्रोवर्ब हो गया, कोई थॉट हो गया, कोई ऐसी लाइन जो आपने कभी सुनी है, किसी बुक की लाइन जो आपकी पर्सनालिटी या आपको बहुत सूट करती है, उसको यूज कर सकते हो। नॉट नेसेसरी, बट यूज कर सकते हो तो करो। इट गिव्स अ गुड इंप्रेशन। ठीक है, विजन का कैसे बताएंगे ये बताऊंगी। एक मिनट बच्चे, कैन आई टेल स्टोरीज ऑफ पर्सनालिटी बिल्डिंग इंसिडेंट्स इन माय 10th एंड 12th फॉर माय इंट्रोडक्शन? नहीं प्रतीक, नहीं प्रतीक, नहीं बच्चे, बच्चे अवॉइड एनीथिंग दैट वुड एग्जैजरेट योर इंट्रोडक्शन। एग्जैजरेट बोले तो लंबा कर दे जो इंट्रोडक्शन को, अननेसेसरी चीज नहीं बतानी है। मुझे अपना हॉबीज बताना है, मुझे वो बताना है कि मैं फ्री टाइम पे क्या करता हूँ। सॉरी आई एम गेटिंग हिकअप्स। मुझे बताना है मेरा विजन। विजन बोले तो मैं क्या सोचता हूँ अपनी लाइफ को अचीव करने के लिए, मैं क्या एस्पायर करता हूँ। फॉर मी financial independence, financial stability, I see my future as being completely financially stable and independent. I dream to be a globetrotter. Globetrotter, देश विदेश घूमने वाला, दुनिया घूमने वाला इंसान, right? My vision is to be a globetrotter, that too by my own earned money. Okay, I have not been in any of the countries, but I wish to be a globetrotter. Like mera, I've been to 20 plus countries, right? But I wish I have a list made. I want to die with at least 50 countries seen in my life. तो मुझे 30 और कंट्रीज देखनी है अपनी जिंदगी में. So that is my vision. My vision for my life is to complete those 30 more pending countries which I still have to achieve. So I'm a globetrotter. इस तरीके से आपको बताना होता है अपना विजन. क्या देखते हो विजन में, मतलब कि अपनी लाइफ के लिए आपने क्या सोचा है. फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, कुछ क्या ऐसी कोई चीज जो आपने सोच रखी है कि मुझे ये तो हासिल करनी ही है, वो होता है विजन. विजन मतलब अपनी लाइफ के लिए मैंने क्या एक्सपेक्ट कर रखा है. ये 5 साल का गोल, 10 साल का गोल नहीं होता है. ये होता है अपनी जिंदगी के लिए क्या सोच रखा है. गेटिंग इट राइट? क्लियर हो गया ये क्वेश्चन सबका? अब समझो एक चीज, कल क्लास में कैसे करेंगे. कल क्लास में सबसे पहले एक चीज होगी, मैं सबका इंट्रोडक्शन पढ़ूंगी. हर एक को अपना पूरा प्रिपेयर करके आना है. 2 क्वेश्चन, एक इंट्रोड्यूस योरसेल्फ जिसमें आप हर चीज बताएंगे, दूसरा द 3 बेस्ट वर्ड्स दैट डिस्क्राइब यू. ये 2 क्वेश्चन आप लिख करके अच्छे से प्रिपेयर करो, क्योंकि ये 2 क्वेश्चन आपने अच्छा आराम से कर लिए ना, एक बार फर्स्ट क्वेश्चन में ही इंप्रेस हो गए ना इंटरव्यूअर्स, वो इजी हो जाएंगे आप पर. और उस इज को प्राप्त करने के लिए आपको लिखना है. डू नॉट टेक द हेल्प ऑफ एआई एट ऑल. टूटी हुई इंग्लिश है, ब्रोकन इंग्लिश है, इनकरेक्ट इंग्लिश है, ग्रामर खराब हो रही है, कुछ भी हो रहा है, अपने हिसाब से लिखो. आई एम देयर टू करेक्ट यू. रोबोटिक मत बनो, रोबोटिक मत बनना. क्यों? क्योंकि जब आप सामने आंसर करोगे ना, तो वो रोबोटिक वाला आपका जो सेल्फ है वो गायब हो जाएगा. इसीलिए आपको वो याद रखना है जो आपने खुद ने लिखा है अपने बारे में. ये प्रिपेयर करना है आपको. ये 2 क्वेश्चन, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ जिसमें आपको सब कुछ बताना है, जिसमें विजन तो क्लियर बताना ही है. 90 सेकेंड्स का, तो आप उतना लिखोगे कि मैं आपका पढ़ पाऊं. सेकेंड, डिस्क्राइब 3 words that describe you the best. अब ये तीनों का रीजन भी बताना है कि मैं ऐसा क्यों हूं, अगर मैंने ये चूज किया तो मैं ऐसी क्यों हूं, अगर मैंने ये 3rd वर्ड चूज किया तो इसका क्या रीजन है. तो तीनों वर्ड्स का एक्सप्लेनेशन भी चाहिए होगा. आर वी गेटिंग इट? यस एवरीवन? क्लियर? सेंड मी, इज देयर एनी डाउट फॉर दिस क्वेश्चन? बिकॉज कल मैं सबका इंडिविजुअली हर एक का मैं पढ़ूंगी, देखूंगी. दोनों क्वेश्चंस, पहले क्वेश्चन करेंगे इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, उसके बाद में मैं ये पहला क्वेश्चन डिस्क्राइब योरसेल्फ इन 3 words. तो एक एक करके मैं सबका आंसर पढ़ूंगी भी और आपको करेक्ट भी करके बताऊंगी कि कहां पे क्या किस चीज में कैसे कर सकते हैं. और जब 2, 5, 10 सेशन के बाद में जब जूम पे करेंगे ना हम इंट्रोडक्शंस वगैरह,
तब सुनूंगी भी आपको और देखूंगी भी, ठीक है, ऐसे करेंगे हम। क्लियर? ओके, अब आप सबसे पहले अपने डाउट्स लिख करके भेज दो कि मैम ये वाला डाउट हमें इस चीज पे आ रहा है, इंट्रोडक्शन में या 3 वर्ड्स वाले में। फटाफट से डाउट्स लिख करके भेजो, तो फिर उसके बाद में क्लास हम कंप्लीट करते हैं। डाउट्स लिखो कि मैम इस वाले में ये लिख सकते हैं, या इंट्रोडक्शन में क्या चीज बोलनी होती है क्या नहीं। where will we send our answers? Right here. Yes. On in live classes. Yes, प्रतीक, यहाँ पे लाइव क्लासेस में कल जब अपनी क्लास शुरू होगी ना, लाइव क्लासेस में आप मुझे अपने आंसर्स, जब मैं बोलूंगी ना कि ये वाला आंसर लिख करके भेजो, तो टाइप करके भेज देना, एंड आई विल करेक्ट यू इन द लाइव क्लास इटसेल्फ, ठीक है। और जूम का जब होगा 5-6 दिन के बाद में, जब ये क्लासेस रेगुलरली शुरू हो जाएंगी, जूम पे एक मैं आपकी इंट्रोडक्शन की क्लास जरूर लूंगी, वेयर आई कैन सी यू ऑल इन द जूम and I'll be sitting here and seeing and reviewing your introduction then, ठीक है। बता दो कोई डाउट या क्वेश्चन आ रहा है इंट्रोडक्शन और इसमें, तो फटाफट से, देन वील रैप अप आवर क्लास, ठीक है। अच्छा, इट्स रेनिंग हेविली इन जयपुर, हेविली, इट्स रियली रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स इन जयपुर। हाउ अबाउट इन योर सिटीज? हाँ, अपनी सिटी के बारे में जरूर इंट्रोडक्शन में बताना। अगर वो सिटी किसी चीज के लिए फेमस है तो जरूर ऐड करो उस चीज को, बिकॉज ये सबसे अच्छा तरीका होता है कॉन्वर्जेशन स्टार्ट करने का, राइट? क्लियर फॉर नाउ? वंडरफुल। मैम यू विल बी अवेलेबल इन ऑफलाइन मोड ऑल्सो? यस, मैं तो क्लास में आऊंगी ना रोज, ज्ञान सागर क्लासेस में रोज आऊंगी ना बच्चे, है ना। मैम कैन यू प्लीज टेल अ सैंपल ऑफ इंट्रोडक्शन अपार्ट फ्रॉम सीवी? दैट मीन्स केशव बोले तो? क्लियर फॉर नाउ? केशव मैं आपको कल बताऊंगी ये चीज के बारे में, कैसे सीवी के बिना, हालांकि सीवी के बिना वाला सिर्फ यही पूछा जाता है, हु इज केशव एज अ ह्यूमन बीइंग और एज अ पर्सन, हु इज केशव, इंट्रोड्यूस, तो वही केशव इज अडेप्टेबल, केशव इज कंसिस्टेंट परफॉर्मर, केशव इज ग्रेगरियस, तो यही चीज होती है बिना सीवी के बोले जाने वाले आंसर्स की। समझ में आ गया? बाकी रेस्ट we'll see how good you have prepared, handwritten by yourselves, how good you have prepared your own introduction, right? That calls for the day. Have a happy evening ahead. If the interviewer asks to introduce yourself other than certificate, okay, my topic is clear, ma'am. Sometimes I make grammatical mistakes, ma'am. Any resources for that? Yes, I'll tell you कैसे अपना improve कर सकते हो। Of course वो gradually होगा, but yes, अभी के लिए फिलहाल मैं बता दूंगी टिप्स एंड ट्रिक्स जहां पे आप अवॉइड कर सकते हैं अपने ग्रामेटिकल एरर्स, राइट? लेट्स कॉल इट अ डे। बाय एवरीवन, बाय। होप यू हैड अ लर्निंग सेशन, ठीक है ना? मैम वो नीचे बंद नहीं करके आई हूं मैं, है ना? हाँ, क्योंकि मुझे नहीं, मैंने वो सिर्फ क्लास तो खत्म कर दी। मैं कह रही हूँ मैंने क्लास तो खत्म कर दी, और वो बंद नहीं करके आई हूँ मैं, एसी बंद करके आई हूँ, एसी बंद करके आ गई हूँ मैं बस, है ना। बाय। हाँ हाँ हाँ,
चलो बाय। कल सर ने 4:30 की क्लास बोली है ना, बाकी प्लीज सर को बोल दीजिएगा, दिलीप सर को, मंडे से 5 बजे की, 5 सवा 5 है ना।